हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के आए हैं फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैंने सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक नाम, चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा आज का नया चैप्टर होगा, जिस चैप्टर में हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम लोग वन शॉट कर रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा कि हमें बच्चों पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो अगर हम समझें कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वन शॉट में समझे, पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम लोग वर्क डन करें। पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लेकर के आ रहे हैं बच्चों? फ्रॉम इनफाइनाइट से। और कहां तक लेकर के जाएंगे? जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकाल होगा, फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना होगा, उस पॉइंट पर आप चार्ज को लेकर के आओ। कहां से लेकर आओगे आप? इनफाइनाइट से लेकर के आओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इनफाइनाइट पर आपका एक चार्ज रखा हुआ था, टेस्ट चार्ज। आप उसको उठाकर लेकर के आओ कहां तक? यहां तक लेकर के आए, पॉइंट ए है। तो जिसका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कि आपने कितना वर्क करा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये आपका कहलाता है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? इसकी होती है वोल्ट होती है। वैसे अगर आप ऐसा ही निकालना चाहते हो, ड्राइव करना चाहते हो, तो वर्क की होती है जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम आपकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल बात करता है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम लोग डिफरेंस के अंदर हमारे पास दो पॉइंट होंगे। हम लोग इनफाइनाइट से मान लो पॉइंट ए तक आए, फिर पॉइंट ए से हम लोग आए पॉइंट बी तक। तो जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वो VA है, पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट बी है। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे क्या आता है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो उसका फॉर्मूला सेम होगा, वर्क डन A to B, और जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो उसको भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये रहा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का होता है। सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कभी भी निकाल नहीं पाते हैं, हमेशा दो पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट आप लोगे कहां पर? इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है आपका? जीरो होता है। तो इस बेस से आपका जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आप वर्क डन निकालना, डिवाइड करना चार्ज से, जो चार्ज आप लेकर के आ रहे हो। अगला हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा और हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। टॉपिक नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब चीजों को इसमें कंसीडर करेंगे। पॉइंट चार्ज बोले तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग निकालना चाह रहे हैं, एक दूरी है r दूरी पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर हम बेसिक फंडा अपना लेकर के चले, मुझे पता है मेरा बेसिक क्या है। जिस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर के आऊंगा, और जब इनफाइनाइट से लेकर के आने के लिए, यहां से यहां तक लेकर के आने के लिए मुझे जो भी वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को मैं चार्ज से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा पोटेंशियल मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
ठीक है, क्यों? ये वाला जो आपके पास सोर्स चार्ज है आर, जिस दूरी पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो ये तो आपका कांस्टेंट होता है। याद रखोगे पोटेंशियल जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इस बात को भी ध्यान रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये डेरिवेशन आप ये फॉर्मूला याद रखना। डाइपोल अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q/r होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। तो डाइपोल के बारे में हमने जो है पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। अगेन इसमें वही होंगे, दो पोजीशन होंगी आपकी, एक होगी पोजीशन आपकी एक्सियल पोजीशन और दूसरी पोजीशन होगी आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल एक होगी आपके पास एक्सियल पोजीशन, एक होगी आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल की वजह से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, एक्सियल की वजह से जो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r², एक्सियल की वजह से। और इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है इक्वेटोरियल पे वो होता है आपके पास 0। मतलब डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होगा और एक्सियल का जो पोटेंशियल होगा वो 1/4πε0 P/r²। यहाँ पे बच्चों P होगा, क्यों नहीं होगा, P होगा, क्यों नहीं होता, P होगा यहाँ पर। P आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये डाइपोल, इनकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, याद रखना। इक्वेटोरियल पे 0 क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जिसकी टोटल जो पोटेंशियल हो जाता है वो आपका 0 हो जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हाँ, ये आपका मेन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हमारे पास स्फेरिकल सेल है, वो भी चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हुआ। यहाँ पर बच्चों 3 पोजीशन मेंशन होती हैं। पहली पोजीशन आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर की तरफ। दूसरी होगी ऑन द स्फीयर, तीसरी होगी इनसाइड द स्फीयर। चारों के बारे में ध्यान से हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम जो स्फेरिकल सेल होगी उसको हम लोग एज अ ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह उस पर हम लोग बिहेव करेंगे कि जो हमारा है वो एज अ एक पॉइंट चार्ज की तरह ही हम उसको एक्ट करेंगे। तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, देखते हैं पहले आउटसाइड की। हमारे पास एक स्फेरिकल सेल हमने ले लिया अपना। ये इस स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज है वो हमने चार्ज दिया है क्यू, प्लस का क्यों दिया इसको चार्ज। और हमें पता है चार्ज हमेशा कहाँ रिसाइड करता है, उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता। और हम निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा। अब मैंने कहा ये पॉइंट चार्ज इसको मानोगे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। तो इसकी वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल होगा
वो जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। लेकिन इसी पोजीशन को अगर हम घटा करके इसी को जस्ट इसके सरफेस पे लेकर के आ जाए, तो ये दूरी अगर मान लो R मान लो, तो अब आप चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेकर आओ कहां तक, उसकी सरफेस तक। तो सरफेस तक लेकर के आने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो वर्क करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल होगा वो सेम यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R आउटसाइड दी स्फीयर। और ऑन दी स्फीयर में बस इतना फर्क हुआ है कि हमने बस R चेंज किया है, यहाँ R था ज्यादा और यहाँ पर R क्या था आपका, कम था। R कम होगा तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप जितना आप सरफेस के पार आओगे, जितना आप स्फीयर के पास आते रहोगे, आपको वर्क उतना ज्यादा ही करना पड़ेगा। वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, अब आपका ज्यादा लगेगा। लेकिन क्या हो अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को सरफेस के अंदर लेकर के चले जाएं, हमारे पास ये रहा मेरा कंडक्टर स्फेरिकल सेल, सरफेस इनफाइनाइट से मैं आ रहा हूं, तो इनफाइनाइट से आता वर्क बढ़ता रहेगा, वर्क बढ़ते 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 जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचूंगा तो सरफेस पे मेरा वर्क हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम। यहाँ पर जो मेरा वर्क होगा वो वर्क होगा मेरा वर्क होगा मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहां तक आपका चार्ज था। जैसे ही मैं सरफेस के अंदर एंटर करता हूं तो सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज नहीं है स्टूडेंट, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क हमारा जो होगा वो एक्स्ट्रा वर्क भी हमें नहीं करना होगा। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा, हमें बस उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना वर्क हम इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे। और जैसे ही सरफेस के अंदर एंटर करेंगे तुरंत ही एक्स्ट्रा वर्क 0 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर आप वर्क निकालना चाहते हो इनसाइड दी वर्क, पोटेंशियल आप निकालना चाहते हो इनसाइड दी पोटेंशियल, तो वो इनसाइड दी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल उसकी सरफेस पे होगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क जो है आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमेशा वर्क आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही करना होता है। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। इस टॉपिक के बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये डेरिवेशन भी है, इसका जो इस्तेमाल होता है नेक्स्ट वाले चैप्टर करंट में भी इसका इस्तेमाल होगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता दूं, एक तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, रिलेशन एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा है, आपको इसको याद करना होगा। डेरिवेशन हम वन शॉट कर रहे हैं तो वन शॉट बस आपको रिवाइज कराएंगे होता क्या है। E इक्वल टू माइनस का डेल V बाय डेल R, ये होता है आपके पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डेल V बाय डेल R को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से बताते हैं। इसका मतलब होता है कि पर यूनिट डिस्टेंस मूव करने पर कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर थोड़ा सा अगर आपको इसका ओवरव्यू देखना है तो हम ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हाँ, और ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये रिलेशन आपको याद करना होगा, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो ये वीडियो वही बच्चे देखें जिनको डेरिवेशन आती हो और जो अपना क्विक रिवीजन करना चाहते हो फटाफट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ऐसी सरफेस होती है, ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल जो रहे
पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे एट एनीवेयर, कहीं भी आप चले जाओ हर जगह जो पोटेंशियल रहे वो क्या रहे, सेम। एक ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहे, उस सरफेस का नाम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं फॉर डिफरेंट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपकी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। जैसे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलती है इस तरीके से, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी पोटेंशियल सरफेस बनेगी वो सरफेस कुछ इस तरीके की बनेगी। ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है, इस एक सर्कल का मतलब होगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप इस सरफेस पे कहीं भी रहो, चाहे यहाँ पर रहो चाहे आप यहाँ पर रहो, जहां भी आप इस सरफेस पर रुकोगे, जिस भी पॉइंट पर आप इस सरफेस पर रहोगे, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरी वाली सरफेस को पिक करते हो, आप चाहते हो कि हम इस वाली सरफेस पर हैं, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा हमेशा। अगर आप इस सरफेस पे हो तो इस सरफेस का अपना अलग पोटेंशियल है, इस सरफेस का अपना अलग पोटेंशियल है। हाँ, लेकिन इस सरफेस में आप कहीं भी रहोगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है, इनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 की जो वर्क जो होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमेशा होगा 0। अगर आप एक सरफेस पे मूव करते हो, चाहे आप ए से बी जाओ तो बी से सी जाओ तो सी से डी जाओ, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हो तो आपका वर्क हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ईपीएस। ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बच्चों क्या होगी, परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट वर्क हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी भी दो पोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect each other, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन आप एग्जाम में डालोगे। अगर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो ये सरफेस जो है इससे इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर आपको दो पोटेंशियल मिलेंगे। सिंगल पॉइंट पर दो पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट का दो पोटेंशियल कोई मतलब ही नहीं है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा एक ही मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये अगेन इसमें एक डेरिवेशन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं बच्चों, तो मैं आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है क्या टॉपिक चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहा है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अलग अलग चार्जेस का निकालते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और दूसरा हम लोग बात करते हैं थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा घुमा के पूछता है, मैक्सिमम 3 चार्जेस का, मिनिमम 2 चार्जेस का। अगर हम बात करें 2 चार्जेस के अंदर कि 2 चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो 2 चार्जेस के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। मैं 2 चार्जेस लूंगा, Q1 और Q2। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। ये दोनों अभी इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। मैं पहले क्या करूंगा, Q1 चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आऊंगा। जब Q1 को यहां पर लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा W1, और पहला वर्क होगा 0। मतलब पहले चार्ज को असेंबल करने के लिए मुझे किसी भी तरीके कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पहले चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आऊंगा पॉइंट P तक, कोई वर्क की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़े। तो W1 वर्क आपका 0 होगा, तो आपका मान लो Q1 यहाँ पर आ चुका है। अब Q1 आ चुका है और यहाँ पर बचा हुआ Q2। अब आप Q2 चार्ज को भी कैरी करके लेकर आओगे ना,
तो क्या होगा कि ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जैसे हम Q2 चार्ज को इसकी फील्ड में एंटर कराएंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे तुरंत ही, तो इस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, दोनों प्लस चार्ज है तो इनकी दूरी मान लो कितनी है, अभी दूरी r है। अब हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, अब हमें वर्क करना पड़ेगा। W2 जो वर्क होगा, W2 वर्क जो होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला कितना होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अभी जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले चार्ज की वजह से होगा, पोटेंशियल पहले वाले चार्ज की वजह से, और चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो, Q2, ठीक है। पोटेंशियल फॉर्मूला कितना होता है, कौन चार्ज की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन जो दूरी है r, वही चार्ज कितना है, Q2। तो हमने समझा कि जो W2 जो वर्क है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। तो मतलब दो चार्ज को अगर आपको असेंबल करना होगा तो टोटल वर्क लगेगा, टोटल वर्क होगा आपका W1 प्लस W2। W1 तो वर्क क्या था 0, W क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ये तो रहा दो चार्जेस का। अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि अगर मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस को डिसोसिएट करने के लिए, उन दो चार्जेस को अलग करने के लिए हमें कितना वर्क चाहिए, तो जितना वर्क उनको एसोसिएट करने के लिए लगेगा उतना ही वर्क उनको डिसोसिएट करने के लिए लगेगा। अगर मान लो उनको एसोसिएट करने के लिए हमें वर्क लगा प्लस का 50 जूल, तो उनको उन दो चार्जेस को डिसोसिएट करने के लिए माइनस का 50 जूल वर्क लगेगा। ये तो है दो चार्जेस के बारे में। लेकिन जब तीन चार्जेस आते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और क्रिएट हो जाती है, और जो न्यूमेरिकल बनेगा वो तीन चार्जेस का बनेगा। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, पिछले जो लास्ट के क्वेश्चन है वो तीन चार्जेस को लेकर के ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। सेम प्रोसेस है, Q1 Q2 Q3, ये तीनों चार्जेस आपके पहले कहां पर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। हमें तीन वर्क करने होंगे, पहला वर्क पहले चार्ज को लेकर आने के लिए, सेकंड वर्क सेकंड को लेकर आने के लिए, थर्ड वर्क थर्ड चार्ज को कैरी करने के लिए। और क्योंकि Q1 चार्ज को आप लेकर के आओगे, यहाँ पर Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओगे Q1 चार्ज को, तो आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपका जो नेट वर्क होगा वो W1 आपका हो जाएगा 0। W1 क्या होगा 0, क्योंकि वर्क करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई थी नहीं। Q1 आ चुका है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम है A। उसके बाद अब हम लोग सेकंड चार्ज को कैरी करेंगे, सेकंड चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे इस पॉइंट B तक, इस पॉइंट B तक मान लो। अब ये दूरी कितनी मान लो, ये दूरी आप लेट कर लो R है। तो अब आपको जो W2 वर्क करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया था W2 वर्क 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अब यहाँ पर Q3 चार्ज को जो आप लेकर के आओगे इनफाइनाइट से, जैसे Q3 चार्ज को यहाँ पर लेकर के आओगे, अब Q3 चार्ज को दो चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करना होगा, या दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से। तो मतलब जो W3 जो वर्क होगा आपका वो दो चार्जेस के अगेंस्ट होगा। पहले फर्स्ट वाले चार्ज के अगेंस्ट वर्क लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R। दूसरा वर्क सेकंड वाले चार्ज के अगेंस्ट करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 बाय R। Q3 क्योंकि Q3 को लेकर के आ रहे हैं, पहले Q1 के अगेंस्ट, फिर दूसरा Q3 के अगेंस्ट। तो हमने फिर इन तीनों चार्ज को यहाँ पर असेंबल कर दिया, ठीक है। सबकी दूरी R है, असेंबल कर दिया। तो जो टोटल वर्क जो मुझे लगा वो टोटल वर्क आप ऐड कर लो, जो हमारे पास टोटल वर्क होगा। लगता है लाइट चलेगी, 2 मिनट का समय दें मुझे, 2 मिनट में अभी लाइट आ जाएगी, फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपना। इन्वर्टर में चल जाएगी लाइट, नहीं दूर सुना मेरा हम सफर बस एक तू, नहीं दूसरा कोई तू पसंद है।
हाँ बच्चों, अब लाइट आ गई ना। हाँ, अब हम लोग जो है देखते हैं टोटल जो हमारा वर्क होगा, और टोटल वर्क इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो 1 अपॉन, पहला जो ऐड करेंगे हम लोग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q3 Q1 बाय R। ये इतना वर्क लगेगा हमें जो है तीनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए। अब बोर्ड में कहे अच्छा इनको डिसेंबल करना है या फिर इनको डिसोसिएट करना है, तो डिसोसिएट के लिए कुछ नहीं करना, इसी में नेगेटिव आप लगा देना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें डेरिवेशन आपको करा दिया, इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको उसके डेरिवेशन करा दिए। अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक दूसरी डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने क्या करा, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया। अब डाइपोल को रखने के बाद अब हमसे ये पूछेगा कि उस डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा कि हमें वर्क डन, हमें क्या निकालना होगा, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, कहां से, फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2। हमें कितना वर्क करना होगा इस डाइपोल को रोटेट कराने के लिए। अब ये नेगेटिव चार्ज लोगे, पॉजिटिव चार्ज लोगे तो फोर्स ऐसे लगेगा बच्चों, और फोर्स लगेगा तो उसमें टॉर्क लगेगा, और जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क तो आपने पढ़ा ही है, PE sin थीटा इनटू डेल थीटा, इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो PE sin थीटा इनटू डेल थीटा, PE को बाहर कर दो, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का होता है माइनस का कोस थीटा, लिमिट लगाओगे θ1 से θ2 लगाओगे आप, माइनस साइन बाहर, अगर माइनस साइन बाहर कर दोगे तो फिर डालोगे कोस θ2 माइनस कोस θ1, अंदर माइनस साइन लेके जाओगे तो बच्चों आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर हम डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे, तो जो उस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसके बाद इसी में हमारे पास 3 केसेस आते हैं। केस नंबर पहला, हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हैं, हम लोग θ1 जो है वो 90 लेके चलते हैं, सपोज हमने इनिशियल 90 रखा, θ2 को आपने थीटा ले लिया, तो जो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बुक्स में जो दे रखा PE cos 90 माइनस cos 0। अब cos 90 तो होता है आपके पास 0, माइनस का 0 नहीं है, cos थीटा ले उसको, cos थीटा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो आएगा, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो U, माइनस का PE cos थीटा। इसमें 3 केस बनते हैं, एक केस नंबर 1 जहां पर थीटा होता है 0 डिग्री, केस नंबर 2 जहां पर थीटा होता है 90 डिग्री, केस नंबर 3 जहां थीटा होता है आपके पास 180 डिग्री। जहां पर एंगल आपके पास होता है 0, तो एंगल 0 को जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर के चलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जो 90 होता है यहाँ पर आपके पास एनर्जी हो जाती है 0, और ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। ये अनस्टेबल यहाँ से MCQ आ सकता है, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसमें पुट कर देंगे, cos 0 1 होगा तो फाइनल फॉर्मूला आएगा माइनस का PE, 0 डाल दोगे, 90 डालोगे तो cos 90 0, तो पूरा वर्क 0, 1 डालोगे तो ये पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये हम लोग ने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी है, कितनी होगी।